हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने पढ़ेंगे समांतर क्रम। लास्ट टाइम अपने ने श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ा था। श्रेणी क्रम में अपने ने पढ़ा था कि उसका सूत्र जो होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आज जो पढ़ेंगे अपने समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में तीनों जो वायर है एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे कि एक वायर है जिसको मैंने माना R1, दूसरा वायर है जिसको माना R2, तीसरा वायर है उसको माना R3। अब तीनों वायर का जो प्रारंभिक सिरा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इनको मिला दो और तीनों वायर के अंतिम सिरा है उनको मिला दो। तो इस तरह का जो कनेक्शन हुआ उस कनेक्शन को अपने क्या बोलेंगे? समांतर क्रम। अब जो समांतर क्रम जो होता है इसका संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो सीरीज के कॉम्बिनेशन से उल्टा एकदम अंदर होता है। ठीक है कि श्रेणी क्रम में अपने ने क्या देखा था कि धारा का मान समान होता है, सभी जगह पे सभी प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है और हर अलग अलग प्रतिरोध के लिए विद्युत विभव का मान अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान अलग हो जाएगा, लेकिन सभी का विद्युत विभव जो है वो समान होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में अभी आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक परिपथ दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो R1, R2 और R3 तीनों जो है वो एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए। ये वाला सिरा X और ये वाला सिरा Y। अब X वाला सिरा देखते हैं तो बैटरी से जॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो लूप बन गया। अब बैटरी के पॉजिटिव सिरे से धारा बाहर निकल रही है I और फिर ये X सिरे पे आएगी। अब देखो धारा यहाँ से आ रही है I। अब यहाँ पे तीन पार्ट है, तो तीनों पार्ट में जब धारा यहाँ से ऐसे जाएगी तो तीनों भाग में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक में धारा जिसको मान लिया I1, दूसरे में जा रही है उसको मान लिया I2 और तीसरे में जा रही है उसको मान लिया I3। मतलब एक जो धारा थी I वो तीन भाग में जो है विभाजित हो गए, I1, I2 और I3। और आगे जाने के बाद में वापिस मिल जाते वायर, तो वापिस जो है वो अपने को I धारा मिल जाएगी। बराबर। तो यहाँ पे हर एक प्रतिरोध के लिए अलग अलग धारा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे देखो R1 प्रतिरोध के लिए कितनी धारा? I1। R2 प्रतिरोध के लिए कितनी धारा है? I2। और R3 प्रतिरोध के लिए कितनी धारा है? I3। अब I1, I2, I3 आगे जाके वापस मिलेगा तो क्या मिल जाएगा? I मिल जाएगा। बराबर। तो यहाँ पे समांतर क्रम में क्या देखने को मिल रहा है कि हर एक अलग अलग प्रतिरोध के लिए धारा का मान भी क्या है? अलग अलग। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि विद्युत विभव मतलब अपने कोई भी वोल्टेज लगाते हैं तो वो वोल्टेज जो है वो हमेशा प्रतिरोध के समांतर क्रम में वोल्टेज लगता है। ठीक है ना, कोई भी प्रतिरोध है उसके समांतर क्रम में। तो यहाँ पे समांतर क्रम में जब लगाएंगे विद्युत विभव तो अपने को पता है कि कोई भी प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरे के बीच में लगता है। तो इसी तरह इन सब प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा कौन सा है? ये वाला। इन तीनों का अंतिम सिरा कौन सा है? ये। इनके समांतर में कौन सा है? तो बैटरी है। तो यहाँ पे बैटरी का जो विभव होगा, बैटरी का जो वोल्ट होगा वही अपना विद्युत विभव होगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे विद्युत विभव का मान जो है वो समान है और धारा का मान जो है वो अलग अलग है। तो समांतर क्रम जो है अपने घर के अंदर जो कनेक्शन होता है, अपने घर के अंदर जो यूज़ करते हैं कनेक्शन, वो कनेक्शन जो है वो समांतर क्रम ही होता है। ठीक है, तो वो कैसे समांतर क्रम में होता है? तो अपने घर में देखते हैं तो अपने घर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, वो होता है 220 वोल्ट AC।
AC मतलब अल्टरनेट करंट मतलब ऐसा तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। तो 220 वोल्ट AC, तो ये 220 वोल्ट बल्ब को भी मिलता है, फैन को भी मिलता है, AC को भी मिलता है, कूलर को भी मिलता है, मतलब सबको वोल्ट 220 वोल्ट होता है, लेकिन धारा का मान सब में अलग अलग होता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है घर के अंदर जो समांतर क्रम से ही अपने को मिला है। अब ये इसका समांतर क्रम में प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा वो अपने ज्ञात करते हैं। तो फिर से अपने ओम्स के नियम से उसको हल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ओम के नियम के अनुसार अपना सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू V बाय आई, बराबर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय, तो यहाँ पे ओम के नियम से अपने फॉर्मूला लिखेंगे I इक्वल टू V बाय आर। अब देखो, हर एक प्रतिरोध में अलग अलग धारा जा रही है। जैसे कि मैं समांतर क्रम में बताऊँ, ये 3 वायर है, बराबर। अब इसके अंदर तुम देख रहे हो धारा I1 जा रहा है और प्रतिरोध कितना है, R1। इसमें धारा I2 जा रही है, प्रतिरोध कितना है, R2। इसी तरह यहाँ पे I3 जा रहा है, प्रतिरोध है R3। तो ये वायर में धारा I1 है, प्रतिरोध R1 है, पर इन सब का विभव क्या है, V सेम है। तो इस बार क्या है, धारा तीनों में अलग अलग है। तो पहला जो प्रतिरोध है उसमें धारा कितनी होगी, पहली तो I1, V तो कांस्टेंट है, V रहेगा और R1 हो जाएगा। इसी तरह धारा I2 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और इसी तरह धारा I3 के लिए क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तो इसी तरह यहाँ पे तीनों के बारे में लिखा हुआ है। प्रथम प्रतिरोध के लिए I1 इक्वल टू V अपॉन R1, फिर I2 इक्वल टू V अपॉन R2, फिर I3 इक्वल टू V अपॉन R3, बराबर। और तुल्य प्रतिरोध तो वही होगा, I इक्वल टू V अपॉन R। अब इन सबको रख दो। तो यहाँ पे जो कुल प्रतिरोध होगा I, वो किसके इक्वल होगा, तो कुल प्रतिरोध जो होगा, कुल धारा जो होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी। सिंपल सी बात है। तो I बराबर, अब I1 का सूत्र क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। अब I मतलब क्या होता है, I मतलब अपने को पता है ये V अपॉन R होता है, तो I की जगह पे V अपॉन R रख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा V कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, बराबर। तो देखो V क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो V कैंसल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, बचेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से अपने ने सीरीज़ कनेक्शन जो है वो ज्ञात कर लिया। तो सॉरी, समांतर क्रम जो है वो ज्ञात कर लिया। तो ये जो है वो समांतर क्रम का सूत्र हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे भी अपने ने समांतर क्रम का सूत्र ज्ञात कर लिया। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में फ़र्क यही है। अब देखो समांतर क्रम में क्या है, देखो श्रेणी क्रम में क्या था, धारा समान थी, विभवांतर अलग अलग था। लेकिन समांतर क्रम में क्या है, इसका उल्टा है। I जो है, करंट जो है वो अलग है और विभवांतर जो है वो सबका क्या है, समान है। और ये विभवांतर बैटरी के विभव के बराबर होगी। तो इस तरह से दोनों जो है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के सूत्र अपने ने ज्ञात कर लिए। तो समांतर क्रम जो है मैंने बताया तुमको घर के अंदर यूज होता है, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में कितने भी ज़्यादा प्रतिरोध की चीज़ें यूज कर लो, लेकिन तो भी कुल जो प्रतिरोध होगा वो हमेशा कम होगा। क्योंकि बटे में व्युत्क्रम में, तो व्युत्क्रम में जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, बटे में जितनी वैल्यू R की ज़्यादा होगी, टोटल जो मान जो होगा वो कम ही होगा। इसीलिए इन सब का समांतर क्रम में उपयोग करते हैं। अब इसके बाद में है आंतरिक प्रतिरोध। अब ये वाला जो टॉपिक है वो नया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो क्या होता है।
ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है कि अपनी जो बैटरी होती है, बैटरी जो होती है वो होता है प्लस और माइनस। तो जब ये धारा जो है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, आई, तो ये धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो ये धारा किस लिए उत्पन्न हुई? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, आवेश मूव कर रहे। तो आवेश जो है अपने ने पढ़ा था कि धारा प्लस से माइनस की तरफ मूव करती है, लेकिन आवेश जो है माइनस से प्लस की तरफ मूव करता है, बराबर, मतलब उल्टा, ये प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्लस की तरफ मूव करता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो बैटरी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जब मूव करेंगे तभी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन जब माइनस से प्लस की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ उसको रुकावट पैदा होती है बैटरी के अंदर, और वो रुकावट जो है वो वैद्युत अपघटन, ठीक है ना, वैद्युत अपघटन की वजह से होती है। तो ये वैद्युत अपघटन की वजह से जो इस बैटरी के अंदर जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को अपने आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो एक्चुअली बैटरी के अंदर होता है, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मॉल आर होता है वो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किस तरह से रुकावट पैदा होती है, उसके बारे में आगे अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बस खाली ये याद रखना है कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बैटरी के अंदर होता है, और बैटरी के अंदर भी विद्युत धारा में कुछ रुकावट पैदा होती है, और वो रुकावट इसी आंतरिक प्रतिरोध के कारण होती है। अब आता है विद्युत वाहक बल। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता, इन दोनों के बारे में तुमको समझना है। विद्युत वाहक बल किसको बोलेंगे और टर्मिनल वोल्टता किसको बोलेंगे, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन को तुमको समझना है। अब जैसे मान लो कोई बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है। अब ये बैटरी को मैंने ऑफ रखा है, बंद है, ठीक है, बैटरी जो है बंद है, ठीक है। तो ये अपना होता है प्लस और माइनस। तो जब कोई भी सेल है वो ऑफ है, बंद है, तो इनके बीच का विभवांतर अपने ज्ञात करें, तो विभवांतर का जो भी मान आएगा उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। और विद्युत वाहक बल को ये सिंबल जो होता है इसको ई बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं कि कोई भी बैटरी है, उस बैटरी को अपने ने क्या किया, चालू कर दिया, ठीक है। बैटरी चालू कर दी मतलब उसके अंदर से धारा बाहर निकल रही है, तो बैटरी को चालू कर दिया, धारा बाहर निकल गया, फिर उसके बाद में इन दोनों टर्मिनल के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता, और जिसको V से डिनोट करते हैं। अब देखो विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल वोल्टता V, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फर्क है, दोनों को समान मत समझना, ठीक है। टर्मिनल वोल्टता जो होती है जिसमें बैटरी चालू है, मतलब स्विच ऑन है और धारा बाहर निकल रही है, उस टाइम पे धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल के बीच के विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं, बराबर। लेकिन जब बैटरी ऑफ है, बंद है, मतलब उसके अंदर करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, अभी बाहर नहीं आ रहा है, तो धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, बराबर। ये तुमको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब दूसरी बात, अब देखो, अब ये दो कंडीशन है, ये अपना है विद्युत वाहक बल, ये है अपना टर्मिनल वोल्टता। अब इन दोनों में से वोल्टेज ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो सिंपल सी बात है कि वोल्टेज ज़्यादा होगा विद्युत वाहक बल में, क्योंकि विद्युत वाहक बल में जो है बैटरी बंद है, ऑफ है, बैटरी ऑफ है, तो बैटरी ऑफ होगी तो जितना भी वोल्टेज होगा वो उसके अंदर ही होगा। लेकिन टर्मिनल वोल्टा में क्या है, बैटरी चालू है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ धारा बाहर निकली होगी, मतलब वोल्टेज जो है वो कम हुआ होगा। तो टर्मिनल वोल्टा जो होती है वो हमेशा कम होती है विद्युत वाहक बल से, बराबर। और ये टर्मिनल वोल्टता क्यों कम हुई, क्योंकि उसके अंदर धारा जो है वो बाहर निकली, धारा बाहर निकली
तो उसके अंदर कोई भी तरह की ऊर्जा का व्यय हुआ, तो ऊर्जा का व्यय हुआ तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक सूत्र है और वो सूत्र जो है वो है E, जिसको E या एप्सिलॉन भी बोलते हैं। तो E इक्वल टू IR प्लस IR। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा सूत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, तो E जो है वो विद्युत वाहक बल है, V जो है वो टर्मिनल वोल्ट है, I मतलब धारा है और स्मॉल r जो है वो बैटरी के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध है। बराबर। अब ये सूत्र तुमको याद रखना है, ठीक है ना। E मतलब विद्युत वाहक बल, V मतलब टर्मिनल वोल्टता, I मतलब धारा और स्मॉल r मतलब आंतरिक प्रतिरोध, किसके अंदर का, बैटरी के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये एक्चुअली यह पूरा कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में बैटरी के अंदर होता क्या है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर क्या क्या बातें होती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो अब देखो, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये वाला जो सिरा है ये कोई भी एक बीकर लगा हुआ। अब इस बीकर में एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड हमेशा धन होती है, कैथोड जो होती है वो हमेशा ऋण होती है। अब इसके अंदर कोई भी केमिकल डाला हुआ है, कोई भी तरह का सॉल्यूशन डाला हुआ है। अब जैसे ही उसके सॉल्यूशन के अंदर डाला है और दो कैथोड और एनोड डाली है, तो तुमको पता है केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि विद्युत अपघटन होगा, ठीक है ना, विद्युत अपघटन होगा। तो ये जो इसके अंदर जो है कोई भी तरह का एसिड ही होगा, जैसे HCl H2SO4, तो उसके अंदर आयन नहीं होते हैं। जैसे HCl डाला तो H प्लस और Cl माइनस आयन होते हैं, तो H प्लस जो होगा वो माइनस की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और Cl माइनस एनोड की तरफ जाएगा। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पे अपने को पता है कि करंट जो होता है वो ऐसे मूव करेगा, लेकिन धारा जो है वो ऋण से धन की तरफ जाएगी। तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण से धन की तरफ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करने में वो क्या करते हैं, ऊर्जा को व्यय कर देते। कितनी ऊर्जा को व्यय करते हैं, 5 वोल्ट को। तो टोटल जो है उसके पास में 40 वोल्ट होता है। 40 वोल्ट जो होता है वो अपना क्या है, विद्युत वाहक बल है, क्योंकि कुल है। अब मान लो कि ये प्रोसेस नहीं हो रही है, तब इसके अंदर जो कुल ऊर्जा या कुल विद्युत वाहक बल होगा वो 40 होगा। लेकिन जैसे ही केमिकल डाला इसके अंदर, ठीक है ना, तो इसमें प्रोसेस चालू होगी। तो कैथोड से एनोड की तरफ जाने में इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 वोल्ट खर्च कर देते। तो 5 वोल्ट खर्च कर देते हैं। तो 5 वोल्ट जो खर्च हुआ वो कौन कर रहा है, इस बैटरी के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध खत्म कर रहा है। तो 5 वोल्ट, तो फिर बल्ब को कितना वोल्ट मिलेगा, 35 वोल्ट। तो 35 वोल्ट बल्ब को मिलेगा, लेकिन उसमें से 5 वोल्ट तो क्या हो गया, खर्च हो गया। तो ये जो 35 जो मिल रहा है वो अपना टर्मिनल वोल्टा हुई। तो टर्मिनल वोल्टा को V बोलते हैं। टोटल 40 जो है वो E हो गया। तो V कितना है, 35, E कितना है, 40। तो 5 क्या है, तो 5 अपना होगा इसके अंदर का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध तो R। अब आंतरिक प्रतिरोध में धारा आई जा रही है, तो क्या होगा, V इक्वल टू IR। तो इसके अंदर का जो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का वोल्ट कितना गया, 5 वोल्ट। इसीलिए यहाँ पे V और IR का जोड़ जो होता है वो E विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसका जो परिपथ बनाने जाए तो इसका परिपथ इस तरह से बनता है। बैटरी और इसके पास में जो स्मॉल r दिया हुआ उसका आंतरिक प्रतिरोध, ये पूरा जो है वो बैटरी के अंदर होता है। लेकिन इसको साथ में खाली ऐसा ही सिंबल लिखते हैं और r जो होता है वो उसको नहीं बताते, लेकिन रियल में जो है R होता है, प्रतिरोध जो है वो बैटरी के अंदर होता है। तो इसी तरह से इसका सूत्र जो बन जाएगा, E बराबर IR प्लस IR। अब IR मतलब V होता है, तो E बराबर V इक्वल टू IR। अब मान लो, अब ये सूत्र अपने को पता है कि E बराबर V प्लस
आई आर। अब मान लो कि वी का मान ज्ञात करना है तो वी इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर, मतलब विद्युत वाहक बल को आंतरिक प्रतिरोध के अंदर के विभव को माइनस कर ले तो अपने को टर्मिनल वोल्टता मिल जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज का जितना भी पार्ट मैंने समझाया है वो एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से देखना, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।